बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जो कि बेस कर रहा है एक्सप्रेशन है इंटरेक्टिविटी पे। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे जी, सबसे पहला टॉपिक होगा जी ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। दूसरा टॉपिक है जी मल्टीपल असाइनमेंट एंड कंबाइंड असाइनमेंट। थर्ड वन है फॉर्मेटिंग आउटपुट। और चौथा जो टॉपिक है इस में जो हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा इस लेक्चर का, वो होगा जी वर्किंग विद कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। चलते हैं जी अपने पहले टॉपिक की तरफ, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो की अगर बात की जाए तो ओवरफ्लो ये तब अक्कर होता है कि जब आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं और वो जो वेरिएबल जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो वैल्यू उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है, आपका ओवरफ्लो कर हो जाता है। यानी कि फ़र्ज़ किया हमारे पास हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके डाटा टाइप हमने रखी इंटीजर। इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू हमारे पास जो है हमारे पास वो है -32,768 से लेके 32,767 तक जो वैल्यू होती है। अब ये होता है कि जब भी हम इसके अंदर जब भी हम इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू इसमें 32,000 -32,768 से ज़्यादा इसमें इसको साइन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा जो ओवरफ्लो अंडरफ्लो अकर होता है। इसी तरह हमारा जो अंडरफ्लो है ये तब अकर होगा जब आप किसी वेरिएबल को ऐसी वैल्यू साइन करेंगे जो कि उसकी पॉसिबल मिनिमम वैल्यू से बिलो होगी, तो उसके अंडरफ्लो अकर हो जाएगा। अब ये जो अंडरफ्लो और ये जो ओवरफ्लो है ये आपका कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, और इसके जो हमेशा क्या होता है कि इसके हमेशा जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। अब जबकि आपको जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो कंपाइलर होता है वो इस तरह की जो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की जो एरर्स होती हैं वो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं या आपकी जो रिजल्ट्स होती हैं वो रॉन्ग हो जाती हैं। तो लिहाजा ये फिर हमारी यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं वो उसकी रेंज के अंदर होनी चाहिए, विद इन दी रेंज होनी चाहिए। और जब भी आप वैल्यू उससे एक्सीड करेगी या उससे अपर लिमिट से एक्सीड करेगी या लोअर लिमिट से एक्सीड करेगी, तो देन आपका जो वो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो अकर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है, वो उसमें आप जैसे कि मिनिमम उसकी लिमिट होती है -32,768 और मैक्सिमम जो उसकी लिमिट होती है वैल्यू स्टोर करने की वो होती है 32,767। अब इसमें क्या करते हैं, जब भी आप उसको एक ऐसी वैल्यू साइन करते हैं जो कि 32,767 से ज़्यादा होगी, तो फिर आप क्या होगा, फिर इस तरह ये जो कि ये आपकी अपर लिमिट जो है वैल्यू क्रॉस कर जाएगी, तो देन आपका क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो अकर हो जाएगा। और इसी तरह जब आप -32,768 से एक्सीड को वैल्यू उसमें आपकी इंटीजर के अंदर जो स्टोर होगी, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो इंटीजर अंडरफ्लो हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो इंटीजर ओवरफ्लो या अंडरफ्लो है, इसमें जो है ना ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनकी वैल्यूज़ को जो है ना मेकिंग श्योर करें कि किसी भी सूरत में आपका अंडरफ्लो या ओवरफ्लो ना हो, जिसकी वजह से क्या हो, आपके जो रिजल्ट हैं वो इनकरेक्ट ना हो जाए। तो आपको ये क्योंकि प्रोग्राम कोई भी इसमें किसी भी किस्म की एरर जनरेट नहीं करता, क्योंकि कंपाइलर जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो लिहाजा फिर ये जो है ना ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इन चीज़ों को मेकिंग श्योर करें। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट एंड कंबाइन असाइनमेंट। आपको C++ लैंग्वेज जो आपको डिफरेंट किस्म के मेथड्स आपको प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए आप क्या करती है, आप अपनी वेरिएबल्स को जो है वो वैल्यूज़ असाइन करती हैं, ठीक है। और इस तरह ऐसा मेथड जिसमें आप अपने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करते हैं, तो ये आप असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू ऐसा सारा कुछ कर रहे होते हैं। वो जो डिफरेंट मेथड है जिनके ज़रिए आप अपनी वैल्यूज़ जो है वो अपनी वेरिएबल्स को असाइन कर रहे होते हैं, उसमें मोस्टली तौर पे जो टू मेथड्स वो यूज़ हो रहे हैं, एक है सिंपल असाइनमेंट मेथड स्टेटमेंट और दूसरी है जी आपकी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं जी सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट की। अच्छा, सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके जो वेरिएबल होता है उसको जो है वो वैल्यू असाइन की जाती है। एक वेरिएबल होता है और उसको एक ही वैल्यू असाइन की जाती है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस असाइनमेंट स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है, जो कि क्या करता है, जो आपकी वैल्यू को असाइन कर रहा होता है वेरिएबल को,
तो उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं या फिर क्या कर रहा था, ये आपकी जो कंप्यूटेशन रिजल्ट्स होती हैं, जो भी वेरिएबल्स की कंप्यूटेशन रिजल्ट होती है वो किसी वेरिएबल को असाइन कर रहा होता है। अब इसमें ये होता है कि जो आपकी सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट पे आपका जो वेरिएबल नेम होता है वो हमेशा आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, और आपके जो भी वैल्यू होती है जो आपने असाइन करनी होती है, ठीक है, वो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की आपकी राइट साइड पे लिखी होती है। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर जो आप वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसको हम मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी क्या होता है, इस असाइनमेंट स्टेटमेंट में ये होता है कि एक ही वक्त में एक ही वैल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को आप असाइन कर लेते हैं। इसको जब ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को आप वैल्यू असाइन करते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट को कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं या फिर मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है इक्वल साइन ऑपरेटर जो ये यूज होता है वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपके पास ये फाइनल एक स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है a + b = 10। अब इसमें ये होगा कि इसमें ये होगा कि आपके पास ये एक वैल्यू लिखी है a + b = 10। इसमें अब ये एक वैल्यू है 10 है, ये क्या करेगा, ये a और b दोनों को असाइन हो जाएगा, a को भी और b को दोनों को असाइन हो जाएगा। इसी तरह इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि x = y, y = z, z = 100। अब एक ही वक्त में ये जो 100 वैल्यू है, ये एक ही उसमें स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया, एक ही वैल्यू को एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे x = 100 होगा, y = 100 होगा, z = 100 होगा। अब ये जो 100 वैल्यू है तीनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। इस तरह एक और एग्जांपल है p = 60, यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर 2 वेरिएबल्स को 60 वैल्यू दोनों एक ही स्टेटमेंट में असाइन करेंगे। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होगी उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहेंगे। अच्छा, ये तो थी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब हम कहते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर रही थी, यानी कि हम अगर हम एक से ज़्यादा जो वो वैल्यूज़ को कंबाइन करना चाह रहे हैं, कंबाइन असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो आपको डिफरेंट किस्म के जो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आप कर सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो है ज़्यादा जो जितनी भी किस्म की आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं और कंपाउंड जो जितने भी असाइनमेंट्स ऑपरेटर होते हैं उनको कंबाइन करने के काम आता है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ जो है वो वर्क करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप इसका सिंटैक्स है वेरिएबल ऑपरेटर = एक्सप्रेशंस है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये वेरिएबल नेम होगा, ये ऑपरेटर होगा, यहाँ पे इक्वल साइन और यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। मिसाल के तौर पे n + = 20 है, और यहाँ पे क्या होगा, n + = 20 होगा, इससे ये इक्वलेंट होगा n = n + 20 के होगा। इसमें ये होगा कि n के अंदर जो है वो 20 को ऐड करेगा, और ये जो n के अंदर 20 को ऐड करके उसको n को साइन कर देगा। एक ही स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या कर दिया, एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स है उसको हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके हमने कंबाइन ऑपरेटर्स को यूज़ कर दिया, वो इसको कंबाइन कर दिया। तो ये तो थी हमारी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और इसको हम कंबाइन असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब ये देखें जी, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इसमें क्या किया इसने, ऐड 20 किया एक करंट वैल्यू n के अंदर, ठीक है। ये देखिए n के अंदर इसने 20 को ऐड किया, और ये 20 और 20 40 हो गया, और 40 इसको n को साइन हो गया। तो इसको हम इसी तरह दूसरी किस्म के मल्टीपल किस्म के मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, उसको भी हम जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर कंबाइन कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने ऐड ऑपरेटर को किया है। इसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये तो था हमारा मल्टीपल असाइनमेंट और कंबाइन असाइनमेंट। तीसरी टॉपिक की तरफ आती है जी फॉर्मेटिंग आउटपुट की तरफ, कि फॉर्मेटिंग आउटपुट कैसे होगा। अब आउटपुट की फॉर्मेटिंग करने के लिए आप डिफरेंट किस्म के स्क्रिप्ट सिंपल्स जो है वो यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि आप जो आउटपुट आपकी स्क्रीन पर नज़र आए उसका आप फॉर्मेट चेंज कर सकें। स्पेस की सीक्वेंस क्या होती है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए आपकी आउटपुट को उसकी फॉर्मेट को आउटपुट की चेंज करने के लिए यूज़ होती है इसके। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये आपके आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होते।
और ये हमेशा ये जो बैक स्लैश से स्टार्ट होती है, और बैक स्लैश को आप एस्केप करेक्टर या फॉरवर्ड स्पेसिफायर भी कह सकते हैं। तो ये देखिए जी पूरी केस दी हुई है, ये सारी एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स हैं और ये इसकी मीनिंग है, इनके वर्किंग क्या क्या ये काम करते हैं। जैसे बैक स्लैश है ये न्यू लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल बैक स्लैश टी है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, बैक स्पेस के लिए, ये सारे इसके डिफरेंट क्या फंक्शन, ये इसके एस्केप सीक्वेंस और ये इसके सारे फंक्शंस हैं जो कि इन्होंने परफॉर्म कर दिए थे। इस तरह अब एस्केप सीक्वेंस के अलावा भी हम क्या करते हैं कि हम हेडर फाइल्स IO मैनी को यूज़ करते हुए जो है ना वो इनपुट आउटपुट जो है ना मैनिपुलेटर्स की जो है ना हम इनपुट आउटपुट की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये आपका जो फाइल है हेडर फाइल है IOMENIP, ये जो आपकी फ़ाइल है हेडर फाइल, ये आपको डिफरेंट किस्म के ऐसे इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोवाइड करती है। ये ऐसे ऐसे जो आपको फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आप इनपुट और आउटपुट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से फंक्शन है जिसके ज़रिए आप आउटपुट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि सेट W है। अब सेट W ये क्या करता है, ये आपकी जो आपका इंट है फील्ड विथ है, इसको स्पेसिफाई कर सिंटैक्स ये कि इंट लिखेंगे स्पेस पर फील्ड लिखेंगे सेल फील्ड विथ लिखेंगे। ये क्या करेंगे, ये आपकी जो है ना नेक्स्ट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा उसकी फील्ड को विथ जो होती है उसकी जो चौड़ाई होती है उसको सेट करने के काम आता है, उससे ज़्यादा फील्ड विथ नहीं हो सकता। अब इसी तरह ये नेक्स्ट है जी सेट फील्ड है, ये 4 फील्ड विथ 4, ये इसका सिंटैक्स है। एक ही फॉर्म दिखाने पर लगे नहीं है। अब ये जो सेट फील्ड है, सेट फील्ड का काम क्या होता है, सेट फील्ड का काम ये होता है कि आपके जो कैरेक्टर यूज़ हो गए उसके अंदर विथ के अंदर जो भी कैरेक्टर यूज़ होगी उसके अंदर पैडिंग के काम आता है। ये यानी कि जो भी स्पेस होगी उसको फिल करने के लिए सेट फील्ड कलेक्टर जो है इसको हम यूज़ करेंगे। इस तरह लेफ़्ट राइट इंटरनल है, ये आपकी अलाइनमेंट के काम आता है, यानी कि आपकी जो आउटपुट होगी उसकी जो अलाइनमेंट लेफ़्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, राइट अलाइनमेंट या आप इंटरनल अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी अलाइनमेंट के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। इस तरह फिक्स साइंटिफिक है, ठीक है। अब फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जो यूज़ होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये होता है कि आपकी जो पॉइंट नोटेशन होती है, आपकी जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसको फिक्स करने के काम आता है। मिसाल के तौर पे आपके इशारे के बाद आप कितने डिजिट रखना चाह रहे हैं, फर्स्ट की इशारे के बाद अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे, इसको आपको यूज़ नहीं करेंगे तो वो इशारे के बाद आप जितनी मर्जी डिजिट्स जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐड किया होगा, फिक्स साइंटिफिक को आपने ऐड किया होगा तो क्या करेगा, उसकी लेंथ को फिक्स कर देगा। वो इशारे के फर्स्ट के 2 रख देती है वैल्यू, तो इशारे के बाद 2 वैल्यू तक आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह सेट प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर ये इंटीरियर नंबर डेसिमल डिजिट्स के लिए यूज़ होता है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज़ होता है। इसमें ये करता है कि आपके डेसिमल पॉइंट के बाद आप जो है वो कितने नंबर्स हैं वो आपको जो है वो उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, कितने नंबर आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह बूल अल्फ़ा है, नो बूल अल्फ़ा है। अब इसमें जो बूल अल्फ़ा है और नो बूल अल्फ़ा है, ये कहते हैं ये बूलियन वैल्यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ये कहता है आपके जो जितनी भी अपनी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है पूरी अल्फ़ाबेटिक स्ट्रिंग को आपने करवाना है, तो उसमें ये बताता है ये ट्रू या फॉल्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, या 1 0 को ये जो है वो आपको स्पेसिफाई करता है। जैसे बूल है ये आपकी ट्रू वैल्यू को या 1 वैल्यू को और जो वो शो करवाएगा। इस तरह नो बूल अल्फ़ा ये आपकी 0 या फॉल्स वैल्यू को जो वो शो करवाने के लिए यूज़ होगा। इस तरह वो जी हमारा चौथा टॉपिक है वो जी वर्किंग विद कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। अब स्ट्रिंग क्या, स्ट्रिंग बेसिकली ये जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है जो कि आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कैरेक्टर्स जो है वो उसकी जो सेंटेंस है या कैरेक्टर्स ज़्यादा कैरेक्टर्स का कलेक्शन मिल गया जो आप भी स्ट्रिंग वैल्यू बनाते हैं। तो इनकी 2 टाइप्स हैं, 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड तो वो है जी ऐसा मेथड जिसके अंदर क्या करते हैं आप इनकी क्लास की ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं क्योंकि जिसको आप C++ लाइब्रेरी स्ट्रिंग क्लास के अंदर आप इसको जो है ना वो ऐड किए होते हैं। दूसरा जो तरीका कह रहा है वो जी C स्ट्रिंग्स है, C स्टाइल स्ट्रिंग्स है जो C लैंग्वेज के अंदर जैसे कि आप उसको डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए जैसे कि आपके पास कोई डाटा टाइप नहीं थी उसको आपको सेपरेट जो वो डिक्लेयर करते थे। तो 2 मेथड्स हैं, वो आप 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले जी C स्ट्रिंग्स में क्या किया जाता है। अब C स्ट्रिंग्स में ये होता था कि आप क्या करते हैं C प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या करते थे कि जो जितने भी जो आपकी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते थे उसको आप अरेज फॉर्म में स्टोर करवाते थे। और ये जो प्रोग्रामिंग है ये क्योंकि C++ प्रोग्रामिंग भी इसको सपोर्ट कर रही है तो लिहाजा हम इसको जो ना C स्ट्रिंग्स कहेंगे।
इसी तरह स्ट्रिंग्स जो है ना वो अरेज में, क्योंकि आपको पता है इसको डिक्लेयर किया जाता है। अब इसमें अरेज में ये होता है कि आपको पता है कि अरेज के अंदर जो है ना वो आपने बतानी होती है कि कितने करैक्टर आपने स्टोर करने हैं, तो उतनी करैक्टर्स की आप अरेज बना लेती है, ठीक है। तो एक जो टीचर है वो एक जो आप बाइनरी नंबर है वो एक ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वो नल करैक्टर की होता है, ताकि आप \0 जो होता है वो शो कर रहा होता है आपका यहाँ पे करैक्टर जो है वो आपकी जो स्ट्रिंग है यहाँ पे एंड हो गई, ये आपका नल करैक्टर होता है। तो लिहाजा फ़र्ज़ किया अगर आपने 3 करैक्टर्स को आपने स्टोर करवाना है तो फिर आप क्या करेंगे, आप 4 करैक्टर की स्ट्रिंग बनाएंगे। एक आपका जो करैक्टर होगा वो आपका वो नल करैक्टर पे पोस्टर होगा, मुश्तमिल होगा। जैसे कि ये देखिए जी, ये मैंने इनिशियलाइज़ किया है, 4 है, 4 डाटा टाइप है str, और इसके अंदर ब्रेसेस के अंदर मैंने 4 लिखा है। इसने क्या किया है, इससे ये हुआ है कि इसने एक करैक्टर डाटा टाइप बनाई, उसकी जो लेंथ है वो रखी, उस स्ट्रिंग कैरी बनाई जिसकी उसने लेंथ रखी 4 डिजिट्स, ठीक है। अब 4 डिजिट्स है मैंने, अब इसके अंदर 4 डिजिट्स जो है ना वो एक नल करैक्टर होगा और 3 जो आपके रियल डिजिट्स होंगे, जैसे कि C++, ये 3 डिजिट्स हैं, और चौथा आपका करैक्टर नल करैक्टर होगा। कल ऐसा जब भी आपने ऐसी अरे बनानी है तो एक डिजिट इंक्रीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ताकि वो एक नल करैक्टर भी उसके अंदर इंक्लूड हो सके, ठीक है। अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका है, जैसे कि इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने का तरीका 4 है str, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने वो जितनी भी वो आपने डिक्लेयर करने के कितने डिजिट्स का वो है ना वो आपका ये जो स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, ये आगे डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग हमने कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब इस एग्जांपल्स में क्या है, इस एग्जांपल्स में ये C++ ये जो है ना ये एक आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, 3 तो ये कैरेक्टर और चौथा आपका नल कैरेक्टर होगा। तो इसी तरह C++ जो है वो 3 कैरेक्टर रखती है, एक कैरेक्टर आपका नल का कैरेक्टर होगा जो कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, जो कि इस चीज़ को शो करता है कि आपका जो है जो स्ट्रिंग वैल्यू ये एंड हो जाएगी। अब इसी तरह बात करते हैं जी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब C++ के अंदर जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ को जो है ना स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को जो है होल्ड कर सकते हैं। अब इसके लिए आप करना क्या होता है कि आपने स्ट्रिंग्स बनानी होती है जो कि क्या करेंगी, स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करेंगे, स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के काम आएंगे। अब इसमें ये होता है कि जैसे कि 4 एरीज़ है, जैसे कि आपने वो C स्टाइल में देखा कि उसमें 4 एरीज़ का एरेज बनाते हैं, तो तब आप स्ट्रिंग जो वैल्यू स्टोर करवाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, ये एक्सटेंडेबल होती है, इसको जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जबकि वो फिक्स्ड होती है। आपको पहले ही बताना होता है कि इतनी लेंथ की स्ट्रिंग बना दो, लेकिन इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें कोई भी फिक्स लेंथ नहीं आपने डिफाइन करनी होती है, इसमें जो अनस्पेसिफाइड होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। अब इसमें इस टाइम में ये होता है कि आपने सबसे पहले str जो है वो डिक्लेयर करना होता है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल नेम होता है, str इसको डिक्लेयर करना, देन आपने क्या करना होता है, वो यूज़र ने जो है ना वो इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना होता है। देन वो यूज़र से पूछता है, फिर आप यूज़र ने क्या करना होता है, वो अपनी स्ट्रिंग वैल्यू देनी होती है। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे कि आपको पता होता है कि आपने सीन जो है ना इनपुट फंक्शन यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप सीन नहीं करेंगे, यहाँ पे या सी इन गेट नहीं यूज़ करेंगे, फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, इसके लिए एक्सटेंडेड लाइन आप और टेक्स्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि गेट लाइन यूज़ करेंगे इस वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। अब गेट लाइन से मुराद क्या होगा, ये पूरी गेट लाइन से मुराद ये होता है कि तमाम की तमाम लाइन जो वो गेट हो जाए। अब गेट लाइन फंक्शन जो ये क्या करता है, इनपुट स्ट्रीम से क्या करता है, जो कि ऐसे पैरामीटर सेट करता है कि क्या करना है, कि यानी कि CN से और STR से लोकेशन से आपने क्या करना है, वो जो भी वैल्यूज़ या करेक्टर्स ऑफ जो है वो आपकी लाइन ऑफ करेक्टर्स है वो सारी की सारी को जो एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पे गेट लाइन के ऊपर। अब ये इसकी एग्जांपल है, जैसे कि ये एग्जांपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, आयो स्ट्रीम किया यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन इच ब्रेसेस है, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस है। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हमने डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग लिखा है, str सेमीकोलन लिखा। इससे क्या हो जाएगा, आपका एक वेरिएबल जिसका नाम str है वो स्ट्रिंग वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो जाएगा।
यहाँ पे सबसे पहले अपनी आउटपुट स्टेटमेंट दी सी आउट, और ये आपने जो है ना इंटरेस्टिंग ये कमांड दे दी, यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आउट आ जाएगा। यहाँ पे आपने फिर गेटलाइन कमांड यूज़ की। गेटलाइन कमांड यूज़ करके आपने क्या किया, सी एन लिखा और कॉलन सेमी कॉलन है और आगे एस टी आर और क्लोजिंग ब्रेस और सेमी कॉलन है। तो ये इसका फॉर्मेट है। इससे क्या हो जाएगा, वो आपकी जो है अब ये एंटर स्ट्रिंग आ गया, ये आगे गेटलाइन है, सी एन एस टी आर आ गया और सी आउट इनटू एंटर। ये अपने ये प्रोग्राम लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपकी स्ट्रिंग जो है वो गेटलाइन कर लेगा। गेटलाइन कमांड यूज़ करते हुए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये एक वेरिएबल है और यहाँ से क्या करेगा, सी एन के अंदर जो वैल्यू होगी उसको गेट करेगा और गेटलाइन कमांड के दिए आप एंटर करेंगे तो ये सारे क्या करेगा, गेटलाइन कमांड के दिए। फर्स्ट ये आपने एंटर किया, ये प्रोग्रामिंग इज फन है। इंटरेस्टिंग इसने इंटरेस्टिंग ये जो सी आउट कमांड है, इससे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर इंटरेस्टिंग का मैसेज डिस्प्ले हो गया और आगे गेटलाइन के जरिए आपने वो उसके अंदर जो भी आपने एंटर किया, जैसे कि एंटर किया था प्रोग्रामिंग इज फन, ये इसको एंटर किया तो इसमें ऐसे इसको स्क्रीन के ऊपर जो वो डिस्प्ले करवा दिया। इस तरह हमने फिर इसको आउटपुट कराया सी ओ टू यू एंटर, यहाँ पे यू एंटर ऐसे ही इसने आउटपुट कमांड को किया और यहाँ पे एस टी आर यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, तो जो भी इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर की, जैसे कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर थी, प्रोग्रामिंग इज वन, उसको एज इट इज़ इसने यहाँ पे आउटपुट करवा दिया। तो ये तो आपका सिंपल प्रोग्राम था, इसके ज़रिए आपने क्या किया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्किंग की। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने वर्क करना, तो उसके लिए आपको लाजमी तौर पे आप प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, जो हेडर फाइल स्ट्रिंग है उसको आप इंक्लूड करेंगे। जब आप इंक्लूड करेंगे तो देन आपको जो है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ आप वर्क कर सकते हैं, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसके साथ दूसरे किस्म के जो ऑपरेशन है वो उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ है उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम 3 मेथड्स के जरिए डिक्लेयर कर सकते हैं। इनिशियलाइज स्ट्रिंग लिटरल, उसको एज ए लिटरल जो है वो इनिशियलाइज कर सकती है। इस तरह इनिशियलाइज एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पे इसको इनिशियलाइज कर सकती है। इस तरह एंड अदर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसके जरिए इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है। जैसा कि ये देखिए एग्जांपल है, डिक्लेयरिंग इनिशियलाइजेशन है। अब इसमें हमने रेगुलर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हमने वर्ड स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हमने रेगुलर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो उसके मेथड क्या है, स्ट्रिंग है, फर्स्ट नेम है, सेमी कॉलन है, इसी तरह स्ट्रिंग लास्ट नेम है, स्ट्रिंग एड्रेस है, इसी तरह स्ट्रिंग S1 है। ये सारे के आपके स्ट्रिंग वेरिएबल। इसमें सिर्फ आपने क्या किया है, इसमें आपने सिर्फ डिक्लेयरिंग की है। इसके अंदर ये जो वेरिएबल डिक्लेयर की है, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर की है, इसके अंदर अभी आपने वैल्यूज़ असाइन नहीं की, ठीक है। तो जिस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप साथ ही जो है ना वो वेरिएबल को डिक्लेयर करके साथ ही उसको वैल्यूज़ भी असाइन कर दें, तो उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर हमने इनिशियलाइज भी करना है, फिर हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जब यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, वो जो आपकी जितनी भी स्ट्रिंग्स जो टाइप होगी वो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू असाइन कर देगा। तो आप ये इसको आप ऑब्जेक्ट के जरिए भी इसको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल के जरिए भी, और स्ट्रिंग जो है वो जो आपको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सबसे एक मेथड है जी, ये यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, स्ट्रिंग वेरिएबल था, उसका आपने नाम क्या रखा था, वेरिएबल का नाम रखा था फर्स्ट नेम। अब उसको ये डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉय, ये डबल कोट्स के अंदर आएगा सेमीकोलन, यानी कि ये एक वेरिएबल नेम है स्ट्रिंग जिसके अंदर आपने जॉय को स्टोर करवा दिया। इसी तरह आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था लास्ट नेम। अब ये जो लास्ट नेम है इसको इनिशियलाइजेशन भी करना चाह रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए करके लास्ट नेम इज इक्वल टू आगे डबल कोट्स है, डबल कोट्स के अंदर सुपरेटली ये आपने क्या किया, ये जो भी इसके अंदर आपने स्ट्रिंग वैल्यू जो भी लिखी है इसको आपने लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम को साइन कर दी। इसी तरह आगे एड्रेस है, ये आपने साइन किया था, ये आपने एड्रेस भी लिख दिया है। इसी तरह ये S1 है, ये फर्स्ट नेम, ये जो भी जिस तरह ये आपने ऐसे इसको साइन किया। अब ये देखिए इसमें ये जो चौथा आपको नज़र आ रहा है S1 इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ये क्या हो रहा है, इसमें ये हुआ कि आपका ये जो फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम वेरिएबल है, ये फर्स्ट नेम वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर है, जॉय स्टोर है। तो ये वो कह रहा है, ये स्टेटमेंट में ये कह रहा है, ये आपका एक वेरिएबल है S1, स्ट्रिंग वेरिएबल है S1 है, और वो क्या है, वो इक्वल है फर्स्ट नेम के, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो अब फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम के अंदर क्या स्टोर है, जॉय।
अब जॉय जो स्टोर है वो क्या हो जाएगा, वो जॉय फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर है, तो फर्स्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो S1 को साइन कर दी जाए, तो फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो जॉय है, तो ये क्या करेगा S1 को जॉय साइन कर देगा। तो ये देखें अब ये जो जॉय वैल्यू है वो S1 को असाइन होगी। तो ये इस तरह असाइनमेंट जो है ना वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के जरिए भी जो है ना वो वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये देखें इसमें मैंने ये स्ट्रिंग है S2 है, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसका नाम S2 रखा है, और साथ ही मैंने क्या किया जो वो साइन ऑपरेटर लगा के साथ ही मैंने डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यूज़ को साइन कर दी, साथ ही इसको असाइन भी कर दी। तो इस तरह किस्म की जो आपकी होगी वो प्रोग्राम की कोडिंग, इसको आपको इनिशियलाइजेशन कहेंगे। तो इसी तरह ये साथ ही आप जो है वेरिएबल भी डिक्लेयर करो, साथ ही उसको उसकी वैल्यूज़ भी उसको असाइन कर दो। और यहाँ पे ये हमेशा याद रखें जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती है वो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट की जाती है। अब इसी तरह एक और मेथड भी है जिसमें जिसके ज़रिए आप जो है वो अपनी वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। वो क्या है जी, स्ट्रिंग है, फर्स्ट नेम है, और ये आपने क्या किया जो ब्रेसिस है इसके अंदर डबल कोट्स मार्वन और सेमीकोलन लगा दिया। अब ये सी स्टाइल मेथड है, इसको आप क्या कहेंगे, आप सी स्टाइल मेथड कहेंगे, जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, ये है, इस तरह ये एक थर्ड एग्जांपल है। तो इस तरह भी आप जो है वो वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट एग्जांपल देखिए, ये देखिए जी स्ट्रिंग है S2 और आगे S1 है। तो इसमें क्या किया, इसमें ये किसने किया है, अब इसमें ये किया इसने है, ये देखिए जी ये है S1। S1 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, S1 के अंदर वैल्यू स्टोर है फर्स्ट नेम वाली, फर्स्ट नेम के अंदर क्या स्टोर है, जॉय। अब ये क्या कर रहा है कि ये जॉय, ये S1 के अंदर जॉय स्टोर है, तो ये जॉय जो है वो S2 को साइन हो जाए। तो ये हमारा थर्ड मेथड था, ये हमारा सी स्टाइल मेथड है, जिसके जरिए हम जो है वो वेरिएबल्स को साइन कर सकते हैं, वैल्यूज़ को साइन कर सकते हैं। इस तरह अगर आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयरिंग करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए से आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। जैसे कि इफ़ S1 इज़ इक्वल टू ये दो दफ़ा जो इक्वल साइन आ जाएगा, और S2 यानी कि S2 के अंदर जो वैल्यू है वो S1 को के साथ कंपेयर कर दें। ये इस तरह हम कंपेयरिंग कर लेंगे। सी आउट जैसे कि लिखा, सी आउट है, ये जो ये जो आपके पास डबल कोट्स है, स्ट्रिंग्स आर द सेम। इसमें क्या किया, अगर S1 और S2 की वैल्यू सेम है तो ये क्या करेगा, S1 और S2 की वैल्यूज़ को सेम कह देगा। तो इसी तरह ये है ग्रेटर ऑपरेटर है, लेसर ऑपरेटर है, तो इस तरह के जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था ऑपरेटर्स को, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने का मेथड। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।